हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। डेली मेंस आंसर राइटिंग के आज के सेशन में हम कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन मार्केट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड हमने एक 150 वर्ड्स के क्वेश्चन को आंसर करना है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपने करंट अफेयर्स में कार्बन ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा है तो आप इस वीडियो को पॉज करें या इस वीडियो से क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो व्हाट इज कार्बन ट्रेडिंग? इज इट एन इफेक्टिव टूल टू अचीव क्लाइमेट चेंज गोल्स? एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट का मतलब है एक्सप्लेन करना है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास मात्र 150 शब्द है। ये चीज ध्यान रखनी है कि कार्बन ट्रेडिंग इज टू बी एक्सप्लेन मींस व्हाट इज कार्बन ट्रेडिंग, ये आपसे पूछा गया है। तो इस पे आपने खासा एम्फेसिस देना है और इफेक्टिव टूल है या नहीं है इसको भी आपने बताना है। तो मेरे हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो पहले पार्ट में आप कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन मार्केट्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो कार्बन ट्रेडिंग होता क्या है? इट इज अ मार्केट बेस्ड सिस्टम दैट एम्स टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू परसुएड एंटरप्राइजेस टू लेसन देयर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। अब कार्बन ट्रेडिंग जो है बहुत पहले से चलती आ रही है। हमारे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर COP3 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था और उस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म नाम का एक सिस्टम डेवलप किया गया था। इस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत अगर कोई एंटरप्राइज या अगर कोई डेवलप्ड कंट्री अपने कैप लगाए हुए एमिशन से ज्यादा एमिट करती है तो हर एक डेवलप्ड कंट्री के ऊपर लिमिट लगाई हुई थी कि इससे ज्यादा आप CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस एमिट नहीं कर सकते। अगर वो ज्यादा एमिट कर रही है तो उसे ऑफसेट करने के लिए या उसे निगेट करने के लिए वो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बना सकती थी। दिस इज जस्ट वन टाइप ऑफ कार्बन ट्रेडिंग, एक तरीका है कार्बन ट्रेडिंग का। तो मैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का आपको वो बता रहा हूं कि कैसे चलता था। तो ऑफसेट करने के लिए आप मान लीजिए चाइना में या इंडिया में एक रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड एनर्जी पावर प्लांट लगाते थे। उससे जितनी एमिशन रिडक्शंस होती थी वो आपके कार्बन क्रेडिट में से माइनस हो जाती थी। तो ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहलाता था। दिस इज जस्ट वन वे इन विच कार्बन मार्केट्स कैन वर्क। हम एक्सप्लेन करने के लिए अपने क्वेश्चन के अंदर दो तरीके की कार्बन मार्केट्स को समझाएंगे भी। वो इसलिए क्योंकि उससे पूछा है व्हाट इज कार्बन ट्रेडिंग, तो आपसे डिटेल में जानना जरूरी है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। कार्बन मार्केट्स का फंडा क्या है? कार्बन मार्केट्स का फंडा यह है कि आपने हर एक एमिटर को, ठीक है, लिमिट बता दी है कि इस यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस से ज्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर वो अपनी लिमिट ओवररीच कर जाता है, यहां पे क्या हो रहा है, ए यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ए अपनी लिमिट से ज्यादा उसे एमिट कर रहा है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन यहां पे है एमिटर बी जिसने अपनी लिमिट से कम इसे एमिट किया है ग्रीन हाउस गैसेस को। तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसने 5 यूनिट कम किया है और इसने 5 यूनिट ज्यादा किया है एज पर द अप्लाइड लिमिट ऑन देम, है ना। तो क्या होगा? इसके पास 5 क्रेडिट आ जाएंगे या 5 एनर्जी रिडक्शन ग्रीन हाउस गैसेस रिडक्शन सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। कोई भी नाम इसको दिया जा सकता है, ठीक है। और इसको 5 यूनिट्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज दैट कैलकुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस विल बी इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस यू हैव। तो इसके पास 5 एक्स्ट्रा पड़े हैं, इसने 5 खर्च कर दिए हैं एक्स्ट्रा। तो क्या होगा? एक मार्केट बन जाएगी, एक मार्केट जहां पे ये सेलर होगा और ये बायर होगा। ये कार्बन क्रेडिट परचेस करेगा बी से और बी कार्बन क्रेडिट सेल करेगा क्योंकि उसके पास एक्सेस पड़ा हुआ है और सेल के बदले में उसे पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा। क्योंकि ये मार्केट है, इसमें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कार्बन क्रेडिट्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये एक तरीका बनाया गया था ताकि इंसेंटिवाइज किया जा सके उन कंपनीज को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कुछ लिमिट से कम एमिट करती हैं। तो ये एक पैसा कमाने का मौका मिल गया ना इनको। तो इसे दिस इज कॉल्ड कार्बन मार्केट, ठीक है। अब कार्बन ट्रेडिंग इसी कार्बन मार्केट में होती है। दो तरीके की मार्केट यहां पे हो सकती है। एक, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया वो वाली, जिसके अंदर वॉलेंट्री एक होती है कंप्लायंस मार्केट। पहले कंप्लायंस मार्केट देखते हैं।
कंप्लायंस मार्केट जैसे मैंने आपको समझाया कुछ उस तरीके से होती है, थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन है। देखते हैं, नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल की पॉलिसीज के ऊपर आधारित हो सकती है। मतलब मैं एक कंट्री के अंदर कंप्लायंस मार्केट बना सकता हूं, जैसा इंडिया एम कर रहा है रिसेंटली एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद से। और इससे भी पहले एक स्कीम होती थी जिसका नाम होता था परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। वो हमारे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर एक स्कीम हुआ करती थी, परफॉर्म, अचीव, ट्रेड। इसमें क्या होता है, नेशनल, रीजन, इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसी के थ्रू ये किया जाता है। कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म इसमें एस्टैब्लिश किया जाता है। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स, कैप एंड ट्रेड। कैप का मतलब क्या होता है, कैप का मतलब ये कि गवर्नमेंट ने परमिट दे दिया है आपको कि आप एक्स यूनिट ऑफ CO2 या ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर सकते हो साल भर में। So the government grants annual allowance or permit to entities that are equal to the emissions they are able to produce. ठीक है, but if their emissions are exceeding the cap, जैसा कि हमने यहां केस में देखा, if their emissions are exceeding the cap, उनको और यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे मार्केट में जाके। और वो किन से खरीदेंगे, जिन्होंने एमिशंस कम एमिट की होंगी, जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट की होंगी, उनके पास क्रेडिट पड़ा होगा। तो यहां कैप हो गया, कैप मतलब गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया, और उसके बाद ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया क्रेडिट्स का। तो एक कार्बन की मार्केट बन गई। इतना समझ आ गया। वॉलेंट्री मार्केट्स होता है वो जो मैंने आपको बताया था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से आधारित। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या होगा कि आप कंट्रीज, बिजनेसेस, इंडिविजुअल ओनर्स को कह सकते हो कि अगर आप कंपनसेशन के तौर पे जितनी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हो उसको निगेट करना चाहते हो, नेगेटिव में लाना चाहते हो। मान लीजिए आपने 100 यूनिट जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिट कर दिया है, ठीक है, और वो आपकी लिमिट से ज्यादा है। आपने 80 यूनिट करना था, आपने 100 यूनिट एमिट कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब आप 20 यूनिट के डेफिसिट में हो, नुकसान में हो। अब इस नुकसान को पूरा करने के लिए आप किसी से क्रेडिट खरीदने नहीं जाते हो, आप क्या करते हो, एक डेवलपिंग नेशन के अंदर या उसी कंट्री के अंदर डिपेंडिंग ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस आप क्या करने लगते हो, आप उन एमिशंस को ऑफसेट करने के लिए कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हो। उन एमिशंस को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हो, या फॉरेस्ट ट्रीज लगाते हो, जिससे क्या होगा, जिससे जो ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही है, जितने यूनिट एक्स्ट्रा आप एमिट कर रहे हो उसको आप बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट होंगी, फॉरेस्ट लगाने से ग्रीन हाउस गैसेस अब्सॉर्ब होंगी। तो ये होता है वॉलेंट्री मार्केट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वॉलेंट्री मार्केट। So carbon credits are produced through actions that remove CO2 from the atmosphere. That type of a market is called a voluntary market. आपने दोनों ये चीजें समझा देनी है। रीजन बीइंग कि आपसे पूछा गया है व्हाट इज कार्बन ट्रेडिंग, तो उसको अच्छे से आप एक्सप्लेन करेंगे। ये डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे तो इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है, 2 बॉक्सेस ही बनाने A और B, है ना। और यहां पे आपने लिमिट लिख देनी है, इसकी एमिशन इतनी है, इसकी एमिशन इतनी है, बस खत्म, ऑफसेट हो रहा है ट्रेडिंग। समझ आ गया आपको। अब आपने बताना है, और इसमें मैंने एग्जांपल भी दी थी, इन द कंप्लायंस बेस्ड मैकेनिज्म, जहां कंप्लायंस मार्केट चलती है, उसका मैंने एग्जांपल भी दिया था, परफॉर्म, अचीव, ट्रेड स्कीम। अब वापस आते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पे। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कि इज इट एन इफेक्टिव टूल टू अचीव क्लाइमेट चेंज गोल्स। अब अगर आप बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखेंगे, बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिखेंगे, तो आपकी वर्ड लिमिट समाप्त हो जाएगी। 150 वर्ड्स में ही आपने लिखना है, सो इट इज अ बिग चैलेंज। तो इससे बढ़िया यह है कि आप इसका एक टेबल बना लो प्रोज एंड कॉन्स का। प्रोज में आपको पता है कि क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब कम यूनिट, क्योंकि आप एमिशंस रिड्यूस करने की बात कर रहे हो, तो कम यूनिट ऑफ इनपुट से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट खींचने की बात हो रही होगी यहां पे। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बढ़ने की बात होगी। क्लीनर फ्यूल्स, यानी कि वो फ्यूल्स जो कम ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं उनकी तरफ मूवमेंट होगी। क्लाइमेट टारगेट्स को अचीव करने में मदद करेगा। और कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग मिटिगेशन मेजर्स, यहां पे लिख देना, कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग मिटिगेशन मेजर्स। मिटिगेशन मेजर्स मतलब कि क्योंकि आप कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम में काम कर रहे हो, तो ये पैसे कमाने का भी एक तरीका है।
तो अगर आप कंसेक्यूटिवली 3-4-5 साल तक कम एमिशंस करते हो, आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा आने से आप और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस कम हो सकती है, क्योंकि आपको वो बंदा पैसा दे रहा है जो ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहा है। आप इसे ऐसा भी कह सकते हो कि पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहले तो ग्रीन हाउस गैस रिडक्शंस की कई बार डबल काउंटिंग हो जाती है, अकाउंटिंग मेथड्स में कई बार इसमें जो है डबलिंग हो जाती है। एंड दैट कैन बी अंडरस्टूड इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कैसे आप काउंट कर रहे हैं। एक, आपने कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक किया है किसी डेवलपिंग कंट्री में, तो उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस आपने रिड्यूस की वो भी आपके खाते में आएंगी। एंड अगर आपने अपनी कंट्री में अपने एमिशन लिमिट से कम ग्रीन हाउस गैस एमिट की है, वो भी आपके खाते में आएंगी। और एक और प्रॉब्लम है इसकी प्रॉब्लम यह है कि ओवरऑल एमिशंस तो शायद कभी भी कम ना हो। मान लीजिए मैं 100 यूनिट, पूरे वर्ल्ड में एक ही कंपनी है, वो 100 यूनिट ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रही है, इमेजिन। अब उसके ऊपर मैंने लिमिट लगाई थी कि तूने 50 यूनिट करना है, इसे कम करना है। तो मैं क्या करता हूं, 50 यूनिट तक मेरी लिमिट है, मैं 100 यूनिट एमिट कर दिया, बाकी 50 यूनिट का मैंने रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगा लिया, ठीक है। तो मैं जितनी भी एक्सेस प्रोडक्शन करता हूं बस उसको ऑफसेट करता रहता हूं, बस उसको कैंसिल करता रहता हूं, तो ओवरऑल प्रोडक्शन जो ग्रीन हाउस गैसेस की है वो कभी कम नहीं होती, ओवरऑल एमिशन जो है वो कभी कम नहीं होती। मैं उसको बस पैसे के तराजू में तोलता हूं कि आई एम जस्ट पेइंग फॉर एमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेस। नाउ इफ आई एम पेइंग फॉर एमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेस, खासतौर पे ये वहां होता है जहां पे आपका कंप्लायंस मार्केट सिस्टम होता है, दैट समवन एल्स विल डू द वर्क फॉर मी, आई विल जस्ट पे एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो कंपनीज जो हैं क्रेडिट्स खरीद के ग्रीन हाउस गैस और ज्यादा एमिट करती जाएंगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन वॉशिंग, कि आप ऐसा कह रहे हो, आप दुनिया को ये जता रहे हो कि कार्बन क्रेडिट्स करके आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, बट in fact what you're doing is that you are just not relenting from your greenhouse gas emission, you're not reducing your greenhouse gas emission, you're just buying your way to keep on emitting। तो ये प्रॉब्लम है। ट्रांसपेरेंसी इन कार्बन मार्केट्स किस तरीके से फंक्शन करती हैं, क्या साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि आपने एक्चुअल में ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन किया है या नहीं, ये अभी तक थोड़ा सा डाइसी कैरेक्टरिस्टिक है इसका। और इनफैक्ट आईएमएफ की कुछ स्टडीज ने तो ये भी कहा है कि एमिशन ट्रेडिंग जहां पे होती है, जहां पे ये आदान प्रदान वाला सिस्टम चलता है, दिस वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कई बार ऐसा हो सकता है कि नेट इंक्रीज ही हो जाए, एमिशंस नेट बढ़ ही जाए, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द कार्बन क्रेडिट्स। अब जब आपने इसको ओपन मार्केट में रख दिया है तो इसकी वैल्यू में उतार चढ़ाव आता रहेगा। अगर कार्बन क्रेडिट्स कम वैल्यूएबल होने लग गए, इफ कार्बन ऑफसेट्स आर लेस वैल्यूएबल, तो कार्बन एमिशन को कम करने का इंसेंटिव मेरे पास ज्यादा नहीं बचेगा, समझ रहे हो। तो ये जो यूनिट है इसकी प्राइस होगी कुछ, इसकी प्राइस अगर कम होने लग गई मार्केट में, तो फिर मेरे पास इंसेंटिव ही नहीं बचेगा कि मैं कार्बन एमिशन कम करूं, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं मुझे मार्केट में मिल रही। और अगर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब जाके मैं कह सकता हूं कि समवन विल बी इंसेंटिवाइज्ड टू रिड्यूस देयर कार्बन ऑफसेट। तो दिस इज जस्ट लाइक, अगर एथिक्स की बात करें ना, तो एथिक्स की बात करें, इट्स जस्ट अ मीन्स टू एन एंड, बट इट इज नॉट बीइंग सीन एज एन एंड इटसेल्फ। So greenhouse gas reduction must be seen as an end in itself, but it is being seen as a means to an end। मतलब पैसे कमाने का जरिया बन गया है अगर आपने ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन करना है तो, जो कि शायद एथिकली भी थोड़ा सा इनकरेक्ट है। तो आप एथिकल पॉइंट लिख लोगे, शायद इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम 25 से 50% हमें कम करना पड़ेगा अगले 10 सालों में, अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहते। दिस वाज द टारगेट ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का यही टारगेट था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था, उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज के नीचे नीचे हम क्लाइमेट टेम्परेचर्स को, ग्लोबल टेम्परेचर्स को रोक दें।
तो अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है, और अगर हमें ये अचीव करना है तो एमिशन रिडक्शंस एंड रिमूवल्स के साथ साथ हमें कंट्रीज के नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस के साथ लेके चलना पड़ेगा। तो जैसे इंडिया के नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस पंचामृत हैं, COP26 के अंदर हमने दिए थे, उसी के साथ अलाइन करके हमें चलना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी लेके आनी पड़ेगी कार्बन मार्केट की ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो दोस्तों ये आप आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। टेबल इंक्लूड करोगे तो कम शब्द लिखने पड़ेंगे। आप ये बोल सकते हो कि ये इफेक्टिव है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलाइन करना पड़ेगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी और इसमें डबल अकाउंटिंग एरर्स को कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगली बार तक के लिए थैंक यू, और ऐसे ही आंसर्स लिखते रहिए, इंप्रूवमेंट आपके अंदर जरूर आती जाएगी।